राजेश अपनी बहन रूपा और अपने पिता राजेंद्र कुमार को बताता है कि उसने मोदी की नौकरी छोड़ दी है क्योंकि मोदी ने उस पर रुद्र प्रताप से 10 लाख रुपए बतौर रिश्वत लेने का झूठा इल्जाम लगाया था। रूपा राजेश से कहती है कि वो मोदी पर डेफेमेशन केस दायर कर दे, लेकिन राजेश ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि उसे यकीन है कि एक न एक दिन मोदी पर यह बात जाहिर हो जाएगी कि ये रुद्र प्रताप की उसके खिलाफ साजिश थी और तब मोदी खुद उससे माफी मांगेगा। राजेंद्र कुमार भी अपने बेटे के फैसले से मुत्तफिक है। रंजीत अपनी मां शालिनी को बताता है कि वो राजेश को बदनाम करके उसे मोदी की कंपनी से निकलवाने में कामयाब हो गया है और अब डॉक्टर अनिल उसका दूसरा शिकार होगा और ऐसा करने के बाद वो जल्द ही मीना का दिल भी जीत लेगा। शालिनी अपने बेटे की कामयाबी पर खुश है। ईसा भाई को हरीश भाई का काम पूरा करने के लिए पहली किस्त मिलती है जो एक बड़ी रकम है। प्रगति को भी इस रकम का काफी बड़ा हिस्सा मुआवजे की सूरत में दिया जाता है। प्रगति खुश है और वो ये खुशी अपने घर वालों के साथ बांटना चाहती है। अब आगे। भाभी 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 क्या हो रहा है? पागल हो गई है क्या? आज मैं बहुत खुश हूँ। वो तो तेरे चेहरे से ही रहता है, लेकिन ये सब क्या है? आज मैंने ढेर सारी शॉपिंग की है। लेकिन मुझे तो लगता है कि पूरा बाजार खरीद कर लाई है। जान सकती हूँ किस खुशी में? आज मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है। अपने हिस्से की बहुत बड़ी रकम मिली है मुझे। जरा आप ये देखेंगे। इतने सारे रुपए? ये सब तेरी कमाई है? हाँ, ईसा भाई और मूसा भाई के लिए जो काम मैंने किया था, ये उसकी पहली किश्त है और ये पहली किश्त मेरी मंजिल की पहली सीढ़ी भी है। मैं उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ जब मेरी हैसियत मेरे दुश्मनों से ज्यादा होगी। और मैं भगवान से दुआ करूंगी कि वो दिन तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्द आ जाए। भाभी, आज जब मैं शॉपिंग कर रही थी ना, पहली बार मैंने महसूस किया कि मैं गरीब नहीं हूँ। प्रगति, तुझसे ये किसने कह दिया कि तू गरीब है? हाँ? अच्छा छोड़ो, एक मिनट। ये है तुम्हारे लिए और ये है पिंकी के लिए, और मैं माँ और गौरव के लिए भी कुछ चीजें लेकर आई हूँ। मैं उन्हें दे आऊं? ये भी कोई पूछने की बात है? जा, जल्दी जा। हाँ माँ, आ गई तू? हाँ माँ। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? अरे मेरी तबीयत को क्या हुआ? मेरी बीमारी तो बस मेरी चिंता है बेटी। अब तुम चिंता विंता छोड़ो, यहाँ बैठो और मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे थक कर तो तू आई है। कैसी बातें करती हो माँ? माँ का काम करके तो बेटियों की थकान दूर हो जाती है। तुम बस यहाँ बैठो, मैं यूं गई और यूं आई। हाँ? देखो तो माँ, कौन आया है? हाँ बेटी, देखती हूँ। पता नहीं कौन था। प्रगति, प्रगति आज फिर आई थी और अपनी माँ से मिले बगैर चली गई। कौन है माँ? कौन आया था माँ? शकुंतला, प्रगति, ये देख, मेरी प्रगति आई थी। चलो माँ, अंदर चलो। प्रगति, मेरी बच्ची मुझसे मिले बगैर चली गई। शकुंतला, इसमें जरूर उसकी कोई चिट्ठी होगी। पर बेटी। माँ प्रणाम, मैं कुशल हूँ।
तुझसे मिलने को तो जी बहुत चाहता है, मगर शायद अभी वो घड़ी नहीं आई। माँ, आज मैंने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी लड़ाई जीती है। तेरी बेटी अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ रही है। अब लगता है मैं बहुत जल्द तुझसे मिल पाऊंगी, मगर मैं तुझसे दूर भी तो नहीं हूँ। तू मेरी चिंता ना कर, बस अपनी सेहत का ख्याल रखना। शकुंतला दीदी को और भैया को प्रणाम कहना। तेरी बेटी प्रगति। रो मत माँ, उसने कहा तो है कि तू चिंता मत कर, मगर वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आती? माँ, कहते हैं ना, इंतजार के पल बड़े लंबे होते हैं, मगर खत्म जरूर होते हैं। वो तुझसे मिलने जरूर आएगी। ये शुभ दिन आज ही क्यों नहीं आ जाता? मेरा दिल कहता है ये शुभ दिन जल्द ही आएगा। तेरे मुंह की शक्कर बेटी, मेरी प्रगति मुझे मिल जाए। हाँ, प्रगति। May I come in, sir? Come in, Gaurav, come in. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। गौरव, ये है तुम्हारा पैकेट और ये तुम्हारा खत जो तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए लिखा है। Thank you, sir. गौरव, सुनो बेटे, तुम हमारे स्कूल के एक अच्छे स्टूडेंट्स हो। मैं चाहता हूं तुम और मेहनत करो। मैं तुम्हें टॉप पे देखना चाहता हूं। जी अच्छा सर। लेकिन मुझे तुमसे एक शिकायत है। क्या सर? बेटा, तुम ये उदास रहना छोड़ दो। तुम उदास रहते हो तो अच्छे नहीं लगते हो। तुम यहां अपने आप को अकेले मत समझो। तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो मुझे बताना। जी अच्छा सर। ओके, नाउ यू गो एंड एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस। मेरे प्यारे भाई गौरव, उम्मीद है तू कुशल होगा। ये कपड़े मैं तेरे लिए भेज रही। ये मेरी पहली कामयाबी का तोहफा है। बस गौरव, अब तू अपनी पढ़ाई पर खूब मन लगा। तू ही तो मेरी और माँ की उम्मीद है। दुआ कर कि वो दिन बहुत जल्द आ जाए जब हम एक दूसरे के सामने खड़े हों और मैं आगे बढ़ के तुझे सीने से लगा लूं। ढेर सारा प्यार, तेरी दीदी प्रगति। दीदी, मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगा। मैं आपकी और माँ की उम्मीदों को पूरा करूंगा। पर दीदी, आप प्लीज यहाँ पे आ जाओ। सरकार आपसे कोई मिलना चाहता है। भेज दो उसे। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते। कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। जी मेरा नाम संजय है। मैं डिटेक्टिव राजन का बेटा हूँ। डिटेक्टिव राजन के बेटे? जी हाँ। डैडी की मौत की खबर मुझे ज़रा देर से मिली। मैं हैदराबाद में था। जब यहाँ आया तो उनके हाथ की एक पर्ची मुझे मिली। अब उसी में आपका नाम और पता लिखा हुआ था। यहाँ आने का मकसद? ठाकुर साहब, मैं तो हैदराबाद में पढ़ रहा था, लेकिन अब डैडी के मौत के बाद मैं अपनी पढ़ाई जारी रखने के काबिल नहीं रहा। दरअसल मैं बिल्कुल बेसहारा हो गया हूँ। और ये कहते हुए मुझे बहुत शर्म आ रही है कि मेरे डैडी मेरे लिए कुछ भी छोड़कर नहीं गए। मुझसे मदद मांगने आए हो? मदद तो चाहिए ठाकुर साहब, लेकिन पैसे की शक्ल में नहीं। तो फिर? देखिए ठाकुर साहब, गुजर बसर करने के लिए रुपए तो चाहिए, लेकिन ये रुपए मैं मेहनत करके हासिल करना चाहता हूँ।
अगर आप मुझे कोई काम दे दे तो ये एहसान आपका मैं जिंदगी भर नहीं भुला पाऊंगा। कोई काम? देखिए ठाकुर साहब, मैं तो यहाँ किसी को भी नहीं पहचानता हूँ, और चूंकि मेरे डैडी आपके लिए काम करते थे, इसलिए आपसे अच्छा मेरे लिए और कौन हो सकता है। देखो, तुम्हारे डैडी की मौत का हमें बेहद अफसोस है और तुमसे हमदर्दी भी, मगर जिस तरह का काम वो मेरे लिए कर रहे थे अब उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए तुम्हें कुछ रुपए चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। देखिए ठाकुर साहब, आपके दिए हुए रुपए से कुछ रोज काम तो चल जाएगा, लेकिन उसके बाद मेरा भविष्य, मुझे तो हर जगह अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है ठाकुर साहब। डैडी के बेवक्त मौत ने मुझे बिल्कुल बेसहारा कर दिया। मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूं ठाकुर साहब। प्लीज प्लीज आप मुझे कुछ भी काम दे दीजिए। मगर तुम काम क्या करोगे? कुछ भी। मैं मेहनती हूं, ईमानदार हूं, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। मगर मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं। ऐसा ना कहिए ठाकुर साहब। देखिए, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, मुझे निराश मत लौटाइए। आपके सिवा मेरा कोई आसरा नहीं है। ठीक है, ठीक है। तुम्हें काम चाहिए? मेरे रिश्तेदार हैं, उनकी फैक्ट्री है, तुम्हें काम मिल जाएगा। आप जहां कहेंगे मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं। मेरे समधी हैं ठाकुर रुद्र प्रताप, तुम उनकी हवेली में जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। मगर मैं उनको जानता नहीं हूं। तुम जाओ, उनसे मिलो, मैं उन्हें फोन कर दूंगा। बड़ी मेहरबानी ठाकुर साहब आपकी, बड़ी मेहरबानी। धर्मा। जी ठाकुर साहब। डिटेक्टिव राजन का बेटा आया था। डिटेक्टिव राजन का बेटा? हाँ, हमसे काम मांगने, और हमने उसे काम पर रख लिया। लेकिन ठाकुर साहब, उसको काम देने की जरूरत क्या थी? वो हमारे दुश्मन का पिल्ला है, उस पर निगरानी रखना बहुत जरूरी है। उसकी हर चाल पर नजर तुम रखोगे। जो हुक्म ठाकुर साहब। अब तुम जा सकते हो। बेटा, चाल तो तुमने अच्छी चली है, लेकिन इसका तोड़ भी मेरे पास है। ये मेरा घोड़ा ढाई घर पर आके खड़ा हो गया। हेलो, ठाकुर बोल रहा हूं। हेलो। हाँ भूपेंद्र, मेरे यार, बोलो क्या हाल है? मैं ठीक ठाक हूँ, तुम सुनाओ, विनोद कैसा है? हाँ, बिल्कुल अच्छा है, सामने ही बैठा हुआ है। बात करनी है? नहीं, बात तो मैंने तुमसे ही करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? अच्छा, मैं एक लड़के को तुम्हारे पास काम के लिए भेज रहा हूँ, उसका नाम संजय है। मेरे पास काम के लिए? कौन से काम के लिए? अरे उसे अपनी फैक्ट्री में लगा दो, वो डिटेक्टिव राजन है ना, उसका बेटा है। राजन डिटेक्टिव का बेटा? हाँ। लेकिन मेरे पास क्यों भेजा है? दरअसल वो अपनी बाप की मौत के बाद बेसहारा महसूस कर रहा है, उसे काम की सख्त जरूरत है। अरे वो तो ठीक है भूपेंद्र, लेकिन वो हमारे दुश्मन का बेटा है, और तुमने बिना सोचे समझे उसे हमारे पास भेज दिया। अरे बिना सोचे समझे नहीं, बिल्कुल सोच कर भेजा है। लगता है वो अपनी बाप की मौत के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो बहुत कुछ जानता हो और एक्टिंग ऐसी कर रहा हो जैसे वो कुछ भी ना जानता हो। इसीलिए तो उसे काम पर लगाना है, इस तरह वो हमारी नजरों के सामने रहेगा। अगर वो वाकई जरूरतमंद है तो वो हमारे बहुत काम आएगा, और अगर उसके दिमाग में कोई चालाकी हुई तो उसका भी वही अंजाम होगा जो हमारे दुश्मनों का होता है। ठीक है। और वैसे भी उसकी निगरानी के लिए मैंने एक आदमी मुकर्रर कर दिया है, तुम बिना संकोच उसे काम पर रख लो। ठीक है, जब तुमने तसल्ली कर ली तो काम तो देना ही होगा। और सब घर में ठीक है भूपेंद्र? अच्छा, कुसुम को मेरा प्यार देना। अब फोन रखता हूँ। ठीक है, ठीक है। ओके।
बाबूजी, बात क्या है? कुछ नहीं बेटा, राजन जासूस के बेटे को भेजा है तुम्हारे ससुर जी ने हमारे यहाँ काम के लिए। राजन जासूस का बेटा? हाँ, कह रहा है कि उसके पास कोई काम नहीं है, बिल्कुल बेसहारा है। मगर बाबूजी? अब अगर मगर कुछ नहीं होता बेटा, दोस्त की सिफारिश है तो काम तो देना ही पड़ेगा। तुम एक काम करना, वो अभी आता ही होगा, तुम उससे मिलकर किसी मुनासिब जॉब पर उसे लगा देना। ठीक है। क्या नाम है उसका? वो संजय। जी। अरे इन परदेसी, रसोई में पोटी, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं? भूरे महाराज की जगह में पोटी इन्हों कहां से टपक पड़ी? आहा, क्या छमछम करके रुक गई? कहीं ऐसा तो नहीं परदेसी, भगवान तेरे कुंवारेपन पर तरस खाकर ये पोटी भेज दिया? धन्यवाद भगवान। आहा, क्या लगती है? ऐसा लगता है मेरे दिल के अंदर तार छिड़ गए। छन 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 छन। तुम्हें मुझे देख के डर गई क्या? तू कौन है री? राम कटोरी। कौन सी कटोरी? कटोरी नहीं, राम कटोरी। राम कटोरी। क्या नाम है? राम कटोरी। मेरा नाम परदेसी है, तुम प्यार से मुझे कुछ भी बुला सकती। तुम्हें यहाँ कौन बुलाए? भूरे महाराज ने बुलाया। भूरे महाराज? ये पुरानी हड्डी कभी भी जोश मार देती। सुनो राम कटोरी, तुम भूरे महाराज के रिश्ते में लगती क्या? मैं उनकी रिश्तेदार नहीं। उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखकर गांव से बुलाया है। ऐसा? तुम्हें उन्हें कौन से गांव से बुलाया है? टनकपुर से। टनकपुर से? टनकपुर नहीं, टनकपुर टनकपुर। टनकपुर टनकपुर। अब ये दोनों मिलके ठनठनाते रहेंगे। देखो राम कटोरी, तुम्हें यहाँ पे किस काम के वास्ते बुलाया उन्होंने? यहाँ रसोई में खाना पकाने के लिए। तुम्हें इन खूबसूरत हाथों से खाना पकाएंगी और फिर मैं खाऊंगा, तू पकाती रहना, मैं खाता रहूंगा, तू पकाती रहना, मैं खाता रहूंगा। राम कटोरी अपने घर वालों के लिए प्रेजेंट्स खरीदने के बाद घर लौटती है और आशा को अपनी कामयाबी की कहानी सुनाती है। वो आशा और पिंकी के लिए भी प्रेजेंट्स लाती है। आशा उसकी कामयाबी पर खुश है। कुछ देर बाद प्रगति अपनी माँ के प्रेजेंट्स पहुंचाने डॉक्टर शकुंतला के घर जाती है। प्रगति की माँ शांति अब बीमार तो नहीं है, लेकिन प्रगति के लिए चिंतित जरूर है। प्रगति अपनी माँ के लिए कपड़े, 5,000 रुपए और एक खत डॉक्टर शकुंतला के दरवाजे पर रखकर दरवाजे की घंटी बजाती है और खुद छिप जाती है। शकुंतला दरवाजा खोलकर चारों तरफ देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं है, सिर्फ एक पैकेट दरवाजे पर पड़ा है। डॉक्टर शकुंतला वो पैकेट उठाकर अंदर जाती है और शांति को बताती है कि प्रगति फिर आई थी, लेकिन एक खत और कुछ कपड़े दरवाजे पर छोड़कर चली गई। खत में लिखा है कि प्रगति राजी खुशी है और जल्दी ही अपनी मां से मिलने आएगी। गौरव को भी देहरादून में जहां वो पढ़ रहा है, प्रगति का खत और प्रेजेंट्स मिलते हैं। वो भी अपनी बहन के लिए खुश है। डिटेक्टिव राजन का बेटा संजय भूपेंद्र सिंह से मिलता है और अपना परिचय देने के बाद उसे कोई काम देने के लिए कहता है। भूपेंद्र सिंह उसे काम दिलवाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो उस पर नजर रखना चाहता है। इसी ख्याल से वो उसे अपने समधी रुद्र प्रताप के पास भेजता है और टेलीफोन पर उससे संजय को अपनी फैक्ट्री में नौकरी देने के लिए कहता है, ताकि दुश्मन के बेटे पर नजर रखी जा सके। अब आगे। तुम्हें मुझे देख के डर गई क्या? तू कौन है री? राम कटोरी। कौन सी कटोरी? कटोरी नहीं, राम कटोरी। राम कटोरी। क्या नाम है? राम कटोरी। मेरा नाम परदेसी है, तुम प्यार से मुझे कुछ भी बुला सकती। तुम्हें यहाँ कौन बुलाए? भूरे महाराज ने बुलाया। भूरे महाराज? ये पुरानी हड्डी कभी भी जोश मार देती। सुनो राम कटोरी, तुम भूरे महाराज के रिश्ते में लगती क्या? मैं उनकी रिश्तेदार नहीं। उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखकर गांव से बुलाया है। ऐसा?
तुम्हें उन्हें कौन से गांव से बुलाया है? टनकपुर से। टनकपुर से? टनकपुर नहीं, टनकपुर, टनकपुर। टनकपुर, टनकपुर। अब ये दोनों मिलके ठनठनाते रहेंगे। देखो राम कटोरी, तुम्हें यहाँ पे किस काम के वास्ते बुलाया उन्होंने? यहाँ रसोई में खाना पकाने के लिए। तुम्हें इन खूबसूरत हाथों से खाना पकाएंगी और फिर मैं खाऊंगा, तू पकाती रहना, मैं खाता रहूंगा, तू पकाती रहना, मैं खाता रहूंगा, है राम कटोरी? अरे परदेसी कुछ सुना? क्या हुआ? कबाब में हड्डी। हड्डी? अरे भूरे महाराज! अरे राम कटोरी तू! अरे बाबा, अच्छा हुआ तू आ गई, वरना तोहरी कसम हम तो अकेले काम कर कर परेशान थे राम कटोरी। न दिन को चैन था ना रात को आराम, बस ये चूल्हे की आग, बर्तन और हम। लेकिन अब तेरे आने से सारा बोझ हल्का हुई गया राम कटोरी। बोझ? हाँ, काम का बोझ। अच्छा। और सुनना, हाँ? मन का बोझ भी। अरे ससुर घोड़े की तरह काहे नाता है राम कटोरी? ये परदेसी है। अरे हम इनसे तो मिल चुके हैं। मिल चुके हैं? हाँ। ससुर जरा इधर तो आओ। राम कटोरी से तुम मिल चुके हो और हमको बताए नहीं। तुम्हें कैसे बताते? तुम आते ही उसके साथ खुसुर पुसुर शुरू कर दिए। राम कटोरी ही आओ। ये राम कटोरी है, हमारे साथ रसोई में काम करेगी और हमारा हाथ बटाएगी, हवेली में रहेगी, समझे? ऐसा? इन्हों तुम्हारा हाथ बटाएगी और हवेली में रहेगी? हाँ, रसोई वाले कमरे में है, समझे ना? एक जानते हो कहाँ के रहने वाली है? अरे हमरे टनकपुर की। जय पंडित जी, तुम्हें कितनी बार बोला टनकपुर का नाम नकोलो नकोलो नकोलो। अब तुम दोनों मिलके टनटनाते रहेंगे, मेरे दिमाग का सत्यानाश कर देंगे। परदेसी जाता है यहाँ से। अरे हट, तेरा जरूरत नहीं है, अब हम दोनों मिलके काम संभाल लेंगे। हाँ, ये इतने गुस्से में क्यों गए? अरे जाने दो, परवाह मत करो, हम आए ना। अच्छा ये राम कटोरी, तुम थक गई होगी, बहुत दूर से आई हो ना, तो तुम्हारे लिए हम गरम दूध और गाजर का हलवा बना दे। हाँ। खाओगी? तो बैठो यहाँ बैठो। अरे रुको एक मिनट, ऐसे नहीं, ऐसे अब बैठो। इधर देखो, राम कटोरी घर आई, हमरा जीरा मचल जाई। भूरे महाराज नमस्ते। नमस्ते मलकिन। भूरे महाराज, आज खाना बनने में कुछ देर हो गई, खाना ऑफिस भेजना है। अभी बना जाता है मलकिन। भूरे महाराज, ये कौन है? अरे पैर छुओ। पाइला मालकिन। ठीक है, पर ये है कौन भूरे महाराज? राम कटोरी है मलकिन, टनकपुर से आई है। अच्छा, टनकपुर से। वो तो तुम्हारा गांव भी है ना? जी, इसीलिए तो हम उसके यहाँ पर बुला लिए, यही काम करेगी। अच्छा, ये क्या काम करेगी? सब काम करेगी मलकिन, सब काम करेगी। चौका बर्तन करेगी, झाड़ू लगाएगी, खाना बनाएगी, आपके गोड़ दाबेगी। पगार कितनी लेगी? अरे आप गारंटी देंगी, सब स्वीकार होगा। क्यों राम कटोरी? हाँ। अच्छा, पर भूरे महाराज ये रहेगी कहाँ? वही जहाँ सारे नौकर रहते हैं। लेकिन भूरे महाराज, ये लड़की साथ है। अरे हम है ना, इसकी देखभाल करेंगे मलकिन। अच्छा, अगर आपको ठीक लगता है तो आप रख लीजिए। बहुत मेहरबानी मलकिन, बहुत मेहरबानी। अरे राम कटोरी, देखा ना, हमने कहा था कि मलकिन बहुत अच्छी है? आलू काटो। नमस्ते। मैं परिचय देने की कोई जरूरत नहीं है, बाबूजी ने मुझे सब कुछ बता दिया है तुम्हारे बारे में। बाबूजी? ठाकुर रुद्र प्रताप मेरे बाबूजी हैं और मेरा नाम विनोद ठाकुर है। इस पूरी एम्पायर का इकलौता वारिस हूं मैं। ठाकुर भूपेंद्र सिंह मेरे ससुर हैं। मैं दरअसल... जरूरत नहीं है, यहां बहुत सारे लोग काम करते हैं, इस हवेली में, मिल में, फैक्ट्री में और ऑफिस में। यहां पर वफादारों की कोई कमी नहीं है और कुछ गद्दार भी हैं। मेरे लिए यह जानना जरूरी नहीं है कि तुम कितना काम कर सकते हो, जानना यह जरूरी है कि तुम कितने अच्छे इंसान हो
और कितने वफादार भी हो। ठाकुर साहब। ठाकुर साहब नहीं, तुम मुझे सिर्फ विनोद ठाकुर कहो। वैसे भी तुम मेरे हम उम्र हो। विनोद साहब, वफादारी मेरे खून में है। आप मुझे एक मौका तो देके देखिए, मैं साबित कर दूंगा कि जहां आपका पसीना गिरेगा वहां मैं अपना खून बहा दूंगा। तुम्हारा ये अंदाज हमें अच्छा लगा। देखो संजय, बड़े लोगों की जिंदगी एक खुली किताब की तरह होती है, जिसमें कुछ राज भी होते हैं और वो राज उनके कुछ वफादारी जानते हैं। विनोद साहब, आप मुझे अपना वफादारी समझिए। कहने के लिए तो सब दोस्त नजर आते हैं, मगर कुछ दुश्मन भी होते हैं। आज से आपका दुश्मन मेरा दुश्मन। दुश्मन तो नजर भी आ जाते हैं, लेकिन कुछ आसिनों के सांप भी होते हैं। मुझे उनका सर कुचलना आता है। देखो संजय, मैं तुम्हारा इम्तिहान नहीं ले रहा हूं। एक आखिरी सवाल, अगर अचानक मुझ पर कोई हमला कर दे तो तुम क्या करोगे? तो मैं बिजली की तरह उस पर टूट पड़ूंगा और पल भर में उसका मुर्दा शरीर आपके सामने होगा। अगर दुश्मन एक से भी ज्यादा हो और इतने ताकतवर हो कि तुम उनका मुकाबला नहीं कर पाए तो वो मेरी लाश पर से गुजर के ही आप तक पहुंच पाएंगे। संजय, हमने तुम्हें नौकरी पर रख लिया है, आज से तुम हमारे बॉडीगार्ड होगे। बॉडीगार्ड नहीं विनोद साहब, आज से मैं आपका साया हूं। आज से जहां आप वहां मैं। एक बात सुनो संजय, हमारे फैक्ट्री में एक शख्स है जिसका नाम है करण। तुम्हें उस पर खास तौर पर नजर रखनी होगी। आप सिर्फ एक बार मुझे उससे मिला दीजिए विनोद साहब, फिर आप चाहेंगे तो उसकी मौत की खबर भी आपको मिल सकती है। नहीं, वो खास दुश्मन नहीं है हमारा, है तो एक मुलाजिम ही। मगर बाबूजी और माँ जी की कमजोरी है, वो शहर गया हुआ है। जब लौटेगा तो तुम उसे मिल लोगे। संजय, मुझे उसका पूरा इतिहास चाहिए, उसकी हर पल की खबर मुझे चाहिए। जी विनोद साहब। संजय, तुम हमारे आउट हाउस में रहोगे, हमारा नौकर तुम्हें वहां पहुंचा देगा। राम सिंह, नकाम मत उठाइएगा, कोई हमें वॉच कर। मैंने ठाकुर के यहाँ नौकरी कर ली। ठाकुर के यहाँ? हाँ, अब मैं विनोद ठाकुर का पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ। संजय, तुम नहीं जानते तुमने कितना बड़ा खतरा मोल लिया है। खतरों से खेलना तो अब मेरी जिंदगी का मकसद है। अगर उन लोगों को पता चल गया कि तुम राजन साहब के बेटे हो तो जानते हो क्या हो सकता है? मैंने उन्हें बता दिया कि मैं राजन का बेटा हूँ। फिर भी उन्होंने तुम्हें नौकरी पर रख दिया? हाँ, क्योंकि मैंने उनकी हमदर्दी हासिल कर ली। अब आगे क्या करूँगा इसकी खबर भी आपको मिल जाएगी। और हाँ, आप आगे से ये बुर्का पहन के मत आइएगा।
नमस्ते। नमस्ते। मैं विनोद ठाकुर से मिलना चाहता हूँ। विनोद साहब तो अभी आए नहीं। आप? मेरा नाम करण है, मैं उनकी फैक्ट्री में अकाउंटेंट हूँ। अच्छा, मैं अमिता चौधरी हूँ, उनकी नई सेक्रेटरी। अमिता, आपके नाम को तो बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आप मुझे जानते हैं? लेकिन मैं तो अभी भी यहाँ अपॉइंट हुई हूँ। विनोद ठाकुर ने जो 2 लाख की पेमेंट आपको की थी, उसका चेक मैंने ही लिखा था, इसी वजह से आपका नाम जानता हूँ। ओह, आई सी। प्लीज बैठिए ना, विनोद साहब अभी आते ही होंगे। शुक्रिया। आप कुछ चाय कॉफी कुछ लेंगे? देखिए, आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें तकलीफ की क्या बात है, मैं अभी चाय मंगवाती हूँ। आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। नहीं, अगर आप कहें मैं किसी डॉक्टर को बुला देता हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। There's nothing wrong with you. बल्कि एक खुशखबरी है। खुशखबरी? हाँ, तुम माँ बनने वाली हो। क्या नाम है तुम्हारा? अमिता। पूरा नाम? जी, देखो मुझे तुम्हारे हस्बैंड का नाम चाहिए। मैटरनिटी होम के नाम एक लेटर लिखना है, वहां तुम्हें जाना होगा। और कुछ विटामिन्स लिख देती हूँ जिन्हें तुम रेगुलरली लेते रहना। हाँ, ये लो। कहाँ चली गई? अपना बैग भी भूल गई? अजीब है आजकल की लड़कियां भी, अपने पति को खबर देने की खुशी में अपना बैग ही छोड़कर चली गई। अमिता चौधरी। ओफो, इसी तरह रोती रहोगी या बताओगी भी कुछ? विनोद। हाँ, कहो। विनोद, आज ऑफिस में मुझे चक्कर से आ गया था। चक्कर? फिर मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा कि मैं मां बनने वाली हूँ। क्या? तुम मां बनने वाली हो? हाँ विनोद, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ। ओह माय गॉड, कितनी आसानी से कह देती हो तुम लोग ये सेंटेंस। हाँ, किस तरह आ जाती है जबान पर ये बात? लेकिन विनोद, ये बात मैंने सिर्फ तुम्हारे सामने कही है। अभी तुमने मेरे सामने कही, इसके बाद सारे जमाने से कहोगी तुम? मैं क्यों कहूँ? तुम कहोगी दुनिया के सामने। क्या कहूंगा दुनिया के सामने कि मैं एक बिन ब्याही औरत के बच्चे का बाप बनने वाला हूँ? तो क्या तुम ये कह रहे हो? तुम ये कह रहे हो कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? शादी? और तुमसे? अमिता, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा इंसान हूँ। ये बात तो मैंने तुमसे पहले ही कह दी थी। तुम्हें मैं दुनिया को क्या जवाब दूंगी? ये सब कुछ तो तुम्हें पहले ही सोचना चाहिए था। वो पाप करने से पहले तुम्हें ये सोचना चाहिए था कि इसका अंजाम क्या होगा। लेकिन विनोद, तुम भी तो मेरे साथ थे। मैं मर्द हूं, मैं जज्बात में पागल हो गया था। मगर तुम्हें क्या हो गया था? तुमने अपने आप को क्यों नहीं रोका? मुझे क्यों नहीं रोका? मुझे मना क्यों नहीं किया इसकी होना पाप से पहले? विनोद, तुम तो मुझसे मोहब्बत करते हो ना? मोहब्बत? अमिता, ये मोहब्बत नहीं है, ये हवस है, उत्तेजना है, एक्साइटमेंट है जो पल भर के लिए हुई थी। शरीफ घर की लड़कियां ऐसे वक्त में अपने आप को रोक लेती है, इस तूफान के भंवर में नहीं फंसती। सारा इल्जाम मुझे ही दे रहे हो? तुम भी तो शरीक थे मेरे साथ इस पाप में। नहीं अमिता, मुझे लड़कियों से खेलने की आदत है। तुम पहली लड़की नहीं हो जो मेरी जिंदगी में आई हो, तुमसे पहले भी। तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे धोखा दिया।
मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। मैंने अपने अय्याशी की पूरी कीमत दी है तुम्हें, पूरे 2 लाख रुपए। ये पैसा लेते वक्त तुमने सोचा नहीं क्या ये पैसा झाड़ में उगता है? कौन देता है किसी को 2 लाख रुपए? रुपयों की लालच में तुम इतनी अंधी हो गई थी कि तुम्हें इतना होश नहीं रहा कि क्या सही है और क्या गलत। तो अब तुम ही मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? अमिता, एक आसान सा उपाय है, तुम इस बच्चे को गिरा दो। क्या कहा तुमने? बच्चे को गिरा दूं? हाँ अमिता, तुम इस बच्चे को गिरा दो, निकाल फेंको इस बदनामी को अपने गले से, और इस खेल को इसी तरह से चलने दो। सचमुच तुम बड़े ही कमीने इंसान हो, जलील इंसान हो। ठीक ही कहा था तुम्हारे बारे में प्रकृति ने। प्रगति मेरी दुश्मन है, आइंदा उसका नाम अपनी जुबान पर कभी मत लाना। तुम भी एक बात कान खोलकर सुन लो अमिता, मेरा नाम विनोद ठाकुर है, ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह का बेटा, उनकी जायदाद का अकेला वारिस। तुम जैसी बाजारी लड़की के साथ विनोद ठाकुर का कोई भी रिश्ता नहीं हो सकता। अगर इस पाप को तू नहीं गिरा सकती तो जाकर किसी नदी या तालाब में डूब पड़, मगर अपनी शक्ल दिखाने की जुर्रत भी मत करना, समझी? मुलाकात राम कटोरी से होती है, जिसे भूरे महाराज ने अपने साथ काम करने के लिए अपने गांव टनकपुर से बुलवाया है। भूरे महाराज ठकुराइन से कहकर उसे रसोई में काम करने के लिए रख लेता है। परदेसी राम कटोरी को पसंद करने लगता है। विनोद ठाकुर डिटेक्टिव राजन के बेटे संजय को अपना बॉडीगार्ड बनाकर नौकरी पर रख लेता है और उसे करण पर नजर रखने और उसके बारे में सब कुछ मालूम करने के लिए कहता है। संजय प्रगति से मिलता है और ये सारी बात बताता है। भूपेंद्र सिंह का आदमी धर्मा, जो संजय का पीछा कर रहा था, उसे प्रगति के साथ देखता है, लेकिन वो प्रगति को पहचान नहीं पाता क्योंकि वो बुर्का पहने हुए थी। अब आगे। अरे 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 क्या कर रहे हैं आप? अरे छोड़िए छोड़िए मुझे, छोड़िए ना आप। इस बार अब ये मत कह देना कि सूरज पूर्व की बजाय पश्चिम से कैसे निकल गया। और अगर कह दूं तो? यानी तुम मुझे सूरज कहोगी? कहूंगी नहीं, तुम मेरे सूरज हो। तुम मेरे चांद हो। चांद की चमक भी तो सूरज के ही दम से है। अच्छा, ये बताओ कि बेवक्त का आना कैसा? कुसुम, मैं जानता हूं कि जिंदगी में काम करना बहुत जरूरी है, मगर काम ही तो जिंदगी नहीं है ना। मैं काम करते करते अपनी जिंदगी को भूलता चला जा रहा था, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी जिंदगी को 2 हिस्सों में बांट दूं। पर तुमने तो मुझे अपनी जिंदगी कहा है। ओहो कुसुम, तुम तो मेरी जान हो। अच्छा, तो आपने अपनी जिंदगी को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला कर ही लिया है। हाँ कुसुम, आधी जिंदगी काम के लिए और आधी जिंदगी तुम्हारे लिए। विनोद, तुमने जिंदगी को नहीं, वक्त को बांटा है। और जो वक्त मैं तुम्हारे साथ बिताऊंगा वो भी तो जिंदगी कहलाएगा ना। और ये वक्त मेरे साथ बीतेगा कैसे? अगर इस वक्त हम कहीं आउटिंग भी चले तो? पर हम जाएंगे कहाँ? इस गांव की सरहदों से दूर, इस हवेली की 4 दीवारी से अलग, शहर की तरफ, जहां की जगमगाती रोशनी हमारा इंतजार कर रही है। किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे और फिर सैर पे चलेंगे। फिर जब जी भर जाए तो यही रेशमी जुल्फे होंगी, यही मत भरे नैन होंगे, यही गुलाबी गाल होंगे और ये नाजुक होंठ, और यही कांधे होंगे जिन पे सर रखकर मैं सपनों की दुनिया में खो जाऊंगी। तो
तुम अकेली थोड़ी जाओगी वहां, मैं भी तो तुम्हारे साथ चलूंगा। विनोद, जिंदगी के इस किनारे से लेकर उस किनारे तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुसुम, चलो उस दुनिया में खो जाए। अमिता, बेटी देख बाहर कौन है। अरे वो आराम कर रही होगी, तुम खुद ही जाके खोल दो ना। अच्छा बाबा। नमस्ते जी। नमस्ते। अमिता चौधरी यही रहती है? जी हाँ, अमिता मेरी बेटी है। मैं डॉक्टर शकुंतला हूँ। आइए आइए आइए। दरअसल आज वो मेरी डिस्पेंसरी में अपना बैग भूलकर चली आई, ये लीजिए। अमिता आपकी डिस्पेंसरी में आई थी? क्या हुआ उसे? उसने आपको नहीं बताया? नहीं। बड़ी अजीब होती हैं आजकल की लड़कियां, ऐसी खुशी की बात भी अपनी माँ को नहीं बताती। बात की डॉक्टर साहब? आप नानी बनने वाली हैं। क्या? अच्छा मैं चलती, नमस्ते। अमिता! अमिता! मामा, विनोद ने मुझे धोखा दिया। उसने मुझे धोखा दिया मामा। मैं उसकी बातों में आ गई थी, अपने से ज्यादा उस पर विश्वास करने लग गई थी। उसकी मोहब्बत ने मुझे पागल कर दिया था मामा। मैं उसको पहचान नहीं सकी। वो तो धोखेबाज निकला। अमिता, तो क्या विनोद तुझसे शादी नहीं करेगा? नहीं मम्मी, वो तो शादीशुदा है मम्मी। क्या कहा? शादीशुदा? अरे करम जली, तुझे पहले नहीं मालूम था कि वो शादीशुदा है? मैं जानती थी, लेकिन उसकी मोहब्बत ने मुझे अंधा कर दिया था। सोचने समझने की शक्ति खो बैठी मैं मम्मी। उसने तो मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया। वो मुझसे शादी नहीं करेगा, वो मुझसे शादी नहीं करेगा। अमिता, अगर विनोद तुझसे शादी नहीं करेगा तो हम क्या मुंह दिखाएंगे? अरे क्या जवाब देंगे दुनिया को? अब दुनिया को जवाब देने के काबिल नहीं रहे। उसे तो मेरी जैसे कई लड़कियों के साथ ऐसा खेला है, उसकी जिंदगी बर्बाद की है उनकी। मामा, अब मेरे सामने सिर्फ एक रास्ता है। मैं आत्महत्या करूंगी मम्मी। नहीं बेटे, नहीं बेटे, इसमें जितना तुम्हारा कसूर है उतना ही कसूर हमारा भी है। बेटे, हमने विनोद पर इतना ज्यादा भरोसा किया, उसके एहसानों तले इस कदर दबते चले गए कि आज हमारी उसके सामने जबान खोलने की हिम्मत नहीं है। लेकिन तू फिक्र मत कर बेटे, तू फिक्र मत कर, बात सिर्फ यहां तक खत्म नहीं हो जाती। ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है बेटे, तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। नहीं डैडी, मेरी जिंदगी तो मैं बर्बाद कर चुका है। अब मेरे पास मरने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। नहीं, नहीं बेटे नहीं, एक रास्ता और बचा है। मैं उसके माता पिता के पास जाऊंगा, उन्हें बताऊंगा कि उनके बेटे ने मेरी बेटी के साथ क्या किया है। बेटे, आखिर वो भी इंसान है, उनके सीने में भी दिल है। बेटे, मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हारे साथ इंसाफ करेंगे। तो फिक्र मत कर, तो फिक्र मत कर बेटे। अरे भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाए। मुखिया, 25,000 रुपया गांव सुधार कमेटी को दे दो, और मंदिर का जो नया पुजारी आया है उसको दक्षिणा भिजवा देना, और महिला आश्रम को पैसे भिजवा दिए ना।
आड़े वक्त में वही लोग तो काम आते हैं मुखिया। ठीक है ठीक है, अच्छा मैं रखता हूं। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते, कहिए। ठाकुर साहब, मेरा नाम रमेश चौधरी है, ये मेरी पत्नी है। बैठिए। शुक्रिया। हम दोनों अमिता के माँ बाप हैं। अमिता, ये नाम कुछ जाना पहचाना लग रहा है। जी वही लड़की जो विनोद ठाकुर के ऑफिस में काम करती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वही लड़की है जिसने विनोद से 2 लाख रुपए लिए थे। हाँ हाँ, उसके ऑफिस में सेक्रेटरी है। जी हाँ ठाकुर साहब, लेकिन अब बात क्या है? बात बहुत ही गंभीर है ठाकुर साहब। अमिता की जिंदगी और मौत का सवाल है। पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो? साफ साफ बात कहो ना। वो ठाकुर साहब, अमिता विनोद ठाकुर के बच्चे की मां बनने वाली है। चौधरी, जानते हो तुम क्या कह रहे हो? हाँ ठाकुर साहब, वही कह रहा हूं जो हुआ है। अगर विनोद ठाकुर ने अमिता को नहीं अपनाया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो तुम चाहते हो कि विनोद अमिता से शादी कर ले? ठाकुर साहब, यही एक रास्ता है। मैं देख रहा हूं कि लालच आदमी को कितना नीचा गिरा देती। 2 लाख रुपए और नौकरी से जी नहीं भरा, तो अब तुम्हारी नजर पूरी दौलत पर है, इस हवेली पर है। नहीं ठाकुर साहब, नहीं। चौधरी, आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? मेरे बेटे के ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर तुम मुझे डरा दोगे? क्या तुम अपनी बेटी को इस घर की बहू बना दोगे? क्या तुम नहीं जानते कि विनोद ठाकुर एक शादीशुदा आदमी है? फिर भी तुम्हारी लालच और हवस ने तुम्हें यह सोचने पर मजबूर कैसे किया? तुम्हारी बेटी एक कुलटा है, ना जाने उसके कितने आदमियों से संबंध हैं। चिल्ला मत। तुम कैसे बाप हो कि अपनी बेटी को खुला छोड़ दिया अपनी इज्जत का सौदा करने के लिए? क्या तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? अगर तुम जरा भी इज्जतदार आदमी होते ना, तो इस हवेली में कदम रखने की बजाय किसी कुएं या तालाब की तरफ चले जाते। हम इज्जतदार और शरीफ लोग हैं, और यह हवेली हमारी इज्जत और शराफत की अलामत है। निकल जाओ यहां से, निकल जाओ, वरना धक्के मार के निकाल दिए जाओगे। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ठाकुर साहब, हम खुद चले जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, ये आपका गुरूर, ये आपका अहंकार आपको किसी दिन ले डूबेगा। अरे भगवान से डरिए, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है। निकल जाइए, गेट आउट। चलो अंजलि। क्या बात है माँ? कब तक जारी रहेगा ये सिलसिला? कब तक मासूम लड़कियों की जिंदगी के साथ खेलते रहोगे? कब तक गरीब माँ बाप को खुदकुशी करने पर मजबूर करते रहोगे? कब तक मजे बसाए घर उजारोगे? क्या बात कर रही हो माँ तुम? एक माँ होकर अपने बेटे पर इल्जाम लगा रही हो? इल्जाम? ये इल्जाम है कि एक कुंवारी लड़की बिना शादी के माँ बन गई? ये इल्जाम है कि एक गरीब माँ बाप अपनी लड़की की जिंदगी और इज्जत की भीख मांगने आए तो उन्हें यहाँ से धक्के मार के निकाल दिया गया? माँ वो इसी लायक थे, वो तेरे बेटे की इज्जत पर कीचड़ उछालने आए थे, वो इस हवेली की मान मर्यादा को मिट्टी में मिलाने आए थे। तू उनकी वकालत करके अपने बेटे को जलील करने आई है? कमीन, जलील। बस रोक ले अपना हाथ, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि तू मेरी माँ है, मैं तेरा बेटा हूं। सच कहा तूने, मैं भूल गई थी कि तेरे अंदर का एहसास मर चुका है, तेरे जज्बात मर चुके हैं, तेरा
जमीर मर चुका है, तेरे अंदर की इंसानियत मर चुकी है। विनोद, इंसान की हैसियत से तू भी मर चुका है। मैं भूल गई थी कि मैंने एक लाश के मुंह पे तमाचा मारा है, एक लाश के मुंह पे। मम्मी, क्या हुआ? बेटी, ये तूने क्या किया? ये क्या किया बेटी? तूने ये नहीं सोचा कि तेरी इस गलती की तेरे माँ बाप को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम गए थे सवेली में तेरी इज्जत और जिंदगी की भीख मांगने, लेकिन नहीं मिली, बेइज्जती मिली, धिक्कार मिला, ठोकर मिली। मम्मी मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मम्मी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा बेटा बनकर तुम्हें जिंदगी की हर खुशी देना चाहती थी, अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहती थी, लेकिन मैं भूल गई थी रुपए की हवस में कि मैं लड़का नहीं लड़की है। मैंने विनोद पर इतना विश्वास किया कि मैं अपने आप को भी भूल गई थी। मेरी इज्जत गवाकर मैंने तुम्हारी कलम पर उम्र भर के लिए कलंक लगा दिया। ये बात हमारे चार दीवारों के कोई पता है। इससे पहले कि हमारी बदनामी की खबर बाहर जाए और तुम्हारा सर शर्म से झुक जाए। मम्मी मुझे मार डालो, जगा कर मार दो। मेरे मर जाने से पाप नहीं मिटेगा। हम जब तक जिंदा रहेंगे दुनिया के ताने सुनते रहेंगे। इस घर से एक नहीं 3-3 अर्थी उठे। हमने उस मासूम प्रकृति को घर से निकाला था, शायद ही उसी की बद्दुआओं का असर है। अमिता ने विनोद पर खुद से ज्यादा भरोसा किया था, हमने भी उसे फरिश्ते से कम नहीं समझा। अगर हमारी तजुर्बेकार निगाहें उसे नहीं पहचान पाई तो बेचारी अमिता क्या क्या दोष? ठाकुर ने तो अपना फैसला सुना दिया, अब मुझे भगवान के फैसले का इंतजार है। उसके घर में देर है अंधेर नहीं, देर है अंधेर नहीं। ₹50। यस प्लीज। मुझे एक रैट पॉइजन चाहिए। रेड पॉइजन 575 प्लीज। या श्योर। अरे आपके छुट्टे पैसे। चाय को आप अपनी नजरों से ना देख ले तब तक सिर्फ सुनकर उस पर विश्वास ना करें। एक सच्चाई तो मेरे सामने उभर कर आ गई है कि तुम मेरी हो। अमिता, इस सफर में तुम अकेली नहीं हो, मैं भी तो हूं तुम्हारे साथ।
इसीलिए तो ये सफर इतना हसीन है। विनोद, काश ये सफर कभी खत्म ना हो। अरे विनोद ठाकुर मर गया है? 2 लाख की रकम? 2 लाख की रकम भी कोई रकम है? लिखा हुआ है कि इन फूलों को तोड़ो मत। मगर दिल कहता है। क्या कहता है दिल? दिल कहता है चीज है अच्छी, इसे छोड़ो मत। ओ अमिता, अपने प्यार का यकीन दिलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बोलो? शादी करोगे? शादी कब करना चाहती हो? अमिता, खुशनसीब तो मैं हूं जिसे तुम जैसा प्यारा दोस्त मिला है। और जनाब, ये रही आपकी फैक्ट्री की फाइल। अमिता, आजकल मैं एक बड़े उलझन में फंस गया हूं। उलझन? कैसी उलझन? अमिता, मेरी आंखों में देखो। क्या तुम्हें इसमें झूठ नजर आ रहा है? विनोद, तुम्हारी आंखें तो आईना है, और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। अमिता, तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो? विनोद, विनोद, हमने क्या कर दिया? क्या किया है हमने? शादी के पहले ये पाप है। अमिता, प्यार को पाप तो मत कहो। सारा इल्जाम मुझे दे रहे हो? तुम भी तो शरीक थे मेरे साथ इस पाप में। नहीं अमिता, मैंने तुम्हें अपने अय्याशी की कीमत दी है, पूरे 2 लाख रुपए। ये पैसा लेते वक्त तुम्हें कुछ याद नहीं आया? अमिता, एक आसान सा उपाय है, तुम इस बच्चे को गिरा दो। क्या? क्या कहा तुमने? बच्चे को गिरा दो? हाँ अमिता, तुम इस बच्चे को गिरा दो, निकाल फेंको इस बदनामी को अपने गले से, और इस खेल को इसी तरह से चलने दो। सचमुच तुम बड़े ही कमीने इंसान हो, जलील इंसान हो। ठीक ही कहा था तुम्हारे बारे में प्रगति ने। प्रगति मेरी दुश्मन है, आइंदा उसका नाम अपनी जुबान पर कभी मत लाना। अगर इस पाप को तू नहीं गिरा सकती तो जाकर किसी नदी या तालाब में डूब मर, मगर अपनी शक्ल दिखाने की जुर्रत भी मत करना, समझी?